हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कम्युनिकेशन और प्रमोशन मिक्स और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रमोशन मिक्स। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या होता है? लास्ट टॉपिक में हम प्रमोशन मिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हमने ये डिस्कस करना है कि प्रमोशन मिक्स के अंदर जो प्रमोशनल टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो किस बेसिस पर टूल्स की सिलेक्शन की जाती है। यानी कि प्रमोशन मिक्स की सिलेक्शन करते हुए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट डालते हैं। तो थोड़ा सा हम लास्ट टॉपिक का एक मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से, जिसके अंदर आपको बताया गया था कि प्रमोशन मिक्स क्या चीज़ होती है। लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, अब बिजनेस टोटल मार्केटिंग कम्युनिकेशंस प्रोग्राम इज कॉल्ड द प्रमोशनल मिक्स। प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या था कि बिजनेस में जिस पर्पस के लिए हम कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चाहे हमने कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है या हमने कस्टमर को मोटिवेट करना है, परसुएट करना है, जिस पर्पस के लिए भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसके लिए जिन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म करते हैं या प्रमोशनल टूल्स को यूज़ किया जाता है, उन सबको हम किसका नाम देते हैं? प्रमोशनल मिक्स का। जिसके अंदर आपको बताया गया था कि प्रमोशनल टूल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्लेंड ऑफ एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन टूल्स। ये जो प्रमोशनल टूल्स हैं या जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं, इनको मार्केटर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे उसे जो उसके लिए अप्रोप्रिएट रहती हैं उनकी वो सिलेक्शन करता है और इसी के बेसिस पर वो एक प्रमोशन स्ट्रेटेजी को भी बनाता है। तो जो प्रमोशन मिक्स के ऊपर फैक्टर्स इम्पैक्ट डालते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उन सारे फैक्टर्स को हम किसका नाम देते हैं? प्रोडक्ट मार्केट फैक्टर्स का। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रमोशन मिक्स, यानी कि प्रमोशनल मिक्स के अंदर प्रमोशनल टूल्स को जो यूज़ किया जा रहा है, वो प्रमोशनल टूल्स की हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, यानी कि जो प्रमोशन मिक्स के ऊपर फैक्टर्स इम्पैक्ट डालते हैं वो किस तरह के हैं। आपके पास फर्स्ट फैक्टर है, आपके पास नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब है कि जब हमने कम्युनिकेशन मिक्स या प्रमोशन मिक्स की सिलेक्शन करनी होती है, यानी कि प्रमोशन टूल्स की सिलेक्शन करनी होती है, तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि जो हमारी गुड्स हैं उसकी नेचर कैसी है। यानी कि वो गुड्स हमारे पास कंज्यूमर गुड्स हैं, कन्वीनियंट गुड्स हैं या इंडस्ट्रियल गुड्स हैं। अगर फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कंज्यूमर गुड्स, अगर हम ये कहते हैं कि हमारी जो गुड्स हैं वो कंज्यूमर गुड्स हैं, तो कंज्यूमर गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? वो गुड्स जिन्हें डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है अल्टीमेट कंज्यूमर्स के थ्रू। ये जो कस्टमर्स होते हैं ये हमारे पास लार्ज स्केल पर कस्टमर्स होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं जो कि इन गुड्स को परचेज करते हैं। चाहे आपके पास डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स हो, ग्रॉसरी आइटम्स हो, उन्हें परचेज करने वाले कस्टमर्स हमारे पास कौन सी गुड्स को परचेज करते हैं? कंज्यूमर गुड्स को। तो ये जो कस्टमर्स होते हैं ये आपके पास लार्ज स्केल पर होते हैं, और इतने सारे लोगों तक हमें जब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी होती है तो हमें मास लेवल पर कम्युनिकेशन करना पड़ता है। और मास लेवल पर कम्युनिकेशन आपके पास दो तरह के होते हैं, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। जो पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग है इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या चीज़ होती है। इन शॉर्ट में बता रहे हैं कि जो एडवर्टाइजिंग है वो आपके पास पेड मीडिया होता है और जो पब्लिसिटी है वो आपके पास नॉन पेड मीडिया होता है। तो पब्लिसिटी में आपको बताया गया था कि जो आपकी कंपनी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के पड़ सकते हैं, लेकिन एडवर्टाइजिंग आपके पास पेड मीडिया होता है जिसका इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही पड़ता है। तो यानी कि जो हम अगर हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं, यानी कि अपने प्रोडक्ट के लिए प्रमोशन टूल्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो हम किसे प्रेफर करते हैं? एडवर्टीजमेंट को, अगर हमने मास लेवल पर इंफॉर्मेशन को कन्वे करना है। सेकेंड इसके अंदर आता है आपके पास इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? जिन्हें कस्टमर डायरेक्टली अपने लिए परचेज नहीं करता, बल्कि ये वो गुड्स होती हैं जिन्हें इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ये जो इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ की जाती हैं गुड्स, वो कैसी होती है? लाइक प्लांट एंड मशीनरी है, या हम ये कह सकते हैं कि एक्सरे मशीन को यूज़ की जा रही है, अल्ट्रासाउंड मशीन यूज़ की जा रही है। ये सारी चीज़ें आपकी इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। और ये जो गुड्स होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा आपकी एक्सपेंसिव होती हैं, टेक्निकल नेचर की होती हैं, और इनके लिए हमें जब हमने प्रोडक्ट को सेल करना है तो हमें कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल में बतानी पड़ती है कि उस एक्सपर्ट्स के थ्रू उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जिसके लिए बेटर मेथड आपका क्या रहता है? बेटर प्रमोशन टूल क्या रहता है? पर्सनल सेलिंग।
नेक्स्ट है कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स जो होती हैं जो डेली रूटीन में आप यूज़ भी करते हैं, जो आपको अपने घर के पास आस-पास के एरिया में ही आपको बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। तो जो कन्वीनियंस गुड्स होती हैं उसके लिए बेटर रहता है कि आप सेल्समैन के थ्रू गुड्स को सेल करें। नेक्स्ट है स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स का मतलब होता है जिसके अंदर जो गुड्स आपके पास परचेज़ तो की जाती है कस्टमर के थ्रू, लेकिन डेली रूटीन में नहीं करेगा। मतलब आप उन एसेट्स को आप उन गुड्स को परचेज़ करते हैं, लेकिन उसे आप लॉन्ग रन तक यूज़ करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर। तो अगर आप रेफ्रिजरेटर हो गए, आपके पास एसी हो गए, ये जो चीज़ें होती हैं आपके पास, इस टाइप की गुड्स होती हैं, वो स्पेशलिटी गुड्स के अंदर कवर अप होती हैं। तो इन गुड्स को परचेज़ करते हुए कस्टमर ये नहीं कि आप मार्केट में गए और परचेज कर ली, वो पहले प्रॉपरली स्टडी करते हैं कि उनके लिए कौन सी गुड्स ज़्यादा बेटर रहेंगी, या अगर हमने कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो हमें कौन सी कंपनी का, कौन सी ब्रांड नेम का हमने प्रोडक्ट परचेज करना है। लाइक अगर आप टीवी या फ्रिज परचेज करना चाहते हैं तो आप मार्केट में जाकर के स्टडी करते हैं कि मार्केट में किन किन ब्रांड्स के, आपके पास किन किन कंपनीज के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, देन आप उन्हें स्टडी करके देन आप उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो उसमें जो सेल्समैन होते हैं या जो डीलर्स होते हैं वो प्रोडक्ट के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं उनमें से आपके लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, या डिफरेंट जो कंपनी के जो ब्रांड्स के आपके पास प्रोडक्ट हैं उनको कंपेयर करके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को बताया जाता है। तो यानी कि जो स्पेशलिटी गुड्स होती हैं उसके अंदर डीलर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पर आपके लिए बेटर प्रमोशन टूल कौन सा माना जाता है? पर्सनल सेलिंग। लास्ट है टेक्निकल प्रोडक्ट। टेक्निकल प्रोडक्ट मैंने भी आपको इंडस्ट्रियल गुड्स के अंदर बताया, यानी कि ऐसी गुड्स जिसके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि उस प्रोडक्ट को आपने यूज़ कैसे करना है। तो कई तरह के उसके उस प्रोडक्ट को आपने यूज़ कैसे करना है या उस प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट आपको रहेंगे, पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन बताई जाती है। तो उसके लिए भी आपका बेटर प्रमोशन टूल कौन सा माना जाता है? पर्सनल सेलिंग। इट मीन्स नेचर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस नेचर का है, आपका प्रोडक्ट किस तरह का है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि प्रमोशन टूल आपको कौन सा यूज करना है। सेकेंड है आपके पास नेचर ऑफ द मार्केट। नेचर ऑफ द मार्केट का मतलब कि जो आपकी मार्केट है, पहले हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट किस नेचर का है, जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है वो आपके पास था प्रोडक्ट की नेचर क्या है। जो अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें है नेचर ऑफ द मार्केट की मार्केट की नेचर कैसी है। मार्केट की नेचर का मतलब आपकी जो मार्केट है वो इंडस्ट्रियल मार्केट है और कंज्यूमर मार्केट है। इंडस्ट्रियल मार्केट जो होती है वहाँ पर हमारा पर्पस होता है प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो उसके लिए हम एडवर्टाइजिंग करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके कस्टमर्स को मोटिवेट करते हैं। लेकिन अगर आपकी जो गुड्स है, वो जो मार्केट है आपकी वो कंज्यूमर मार्केट है, तो कंज्यूमर मार्केट में हमारा टारगेट होता है कि हमने प्रोडक्ट को सिर्फ इन्फॉर्म भी नहीं करना बल्कि हमने कस्टमर को मोटिवेट भी करना है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि आपका टारगेट ग्रुप कैसा है और उसके हिसाब से ही आप इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो जैसी मार्केट होगी आप उस हिसाब से इंफॉर्मेशन को उसके हिसाब से आप प्रमोशन टूल की सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है मार्केट साइज। मार्केट साइज का मतलब कि आपकी जो मार्केट में जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो कैसे हैं। अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं तो बेटर रहता है कि एडवर्टाइजिंग टूल को यूज़ किया जाए, और अगर नंबर ऑफ बायर्स बहुत लिमिटेड है तो बहुत कम है तो उस केस में आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके भी उन तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो आपके लिए कम कॉस्ट पर भी आप इंफॉर्मेशन को बेटर वे से प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इफ़ देयर इज़ लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स, यानी कि अगर नंबर ऑफ बायर्स जो है वो बहुत कम है तो बेटर रहता है कि डायरेक्ट सेलिंग को यूज़ किया जाए। एंड इफ़ द मार्केट साइज इज़ लार्ज, यानी कि अगर मार्केट साइज बहुत बड़ा है तो उस टाइम पर बेटर रहता है कि एडवर्टाइजिंग को यूज़ किया जाए, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप एक साथ कई सारे कस्टमर्स को, पोटेंशियल कस्टमर को आप एक साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, मास लेवल पर कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो जो पर यूनिट कॉस्ट है वो आपको कम आती है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपके पास नेचर ऑफ मार्केट। नेचर ऑफ मार्केट में जो अभी हमने पहले पॉइंट पढ़ा है उसमें हमने बात की थी कि गुड्स कैसी थी। अब जो हमने पॉइंट पढ़ा था नेचर ऑफ द मार्केट, इसमें हमने मार्केट के बारे में बात की थी। इसी का आप अगला पॉइंट बता सकते हैं नेचर ऑफ मार्केट में, जिसके अंदर आप इसमें कंसनट्रेटेड एंड स्कैटर्ड की फॉर्म में बताया जा सकता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो किस तरह के हैं। यानी कि कस्टमर अगर एक ही प्लेस के ऊपर कंसनट्रेटेड है, यानी कि सारे के सारे जो कस्टमर हैं वो एक ही जगह पर इकट्ठे हैं। या स्कैटर्ड का मतलब
कि जो कस्टमर है वो पूरी की पूरी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर स्कैटर हुए हुए हैं। तो अगर तो सारे के सारे कस्टमर आपके एक ही प्लेस पर अवेलेबल हैं, कंसंट्रेटेड है, यानी कि सारे कस्टमर एक ही जगह पर अवेलेबल हैं, तो बेटर रहता है कि आप पर्सनल सेलिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करें, तो उस वो आपके लिए चीपेस्ट पड़ेगा। लेकिन अगर कस्टमर आपके स्कैटर्ड है, यानी कि पूरी ऑल ओवर कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट एरिया में फैले हुए हैं, तो आप हर कस्टमर तक अप्रोच नहीं कर सकते, हर कस्टमर तक आप पर्सनली जाकर के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उस केस में बेटर रहता है कि आप एडवर्टाइजिंग कीजिए, ताकि मास लेवल पर कम्युनिकेट करके आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर को अप्रोच कर सके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पोटेंशियल कस्टमर तक आप इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट है आपके पास सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन। सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन या करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब है कि जब हम प्रमोशनल टूल को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि कस्टमर जो है वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मेल है, फीमेल है, या उनका इनकम का लेवल क्या है, उनका एजुकेशन का लेवल कैसा है, उसके हिसाब से आप प्रमोशनल टूल की सिलेक्शन करेंगे। अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि जो आपके कस्टमर हैं वो आपके पास लिटरेट पर्सन है, एजुकेटेड पर्सन है, तो बेटर रहता है कि आप न्यूज़पेपर में आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, क्योंकि वो पर्सन लिटरेट है। लेकिन अगर पर्सन आपके पास इलिटरेट है, उनको पढ़ना ही नहीं आता, तो उस केस में न्यूज़पेपर या मैगजीन में एडवर्टीजमेंट देने से या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से उन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी। तो आपको ये देखना पड़ेगा उनका एजुकेशन लेवल कैसा है, इसी तरह वो किस इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, या मेल है, फीमेल है, क्योंकि मेल और फीमेल के नेचर में भी बहुत डिफरेंस होता है। ज़्यादातर ये माना जाता है कि जो मेल पर्सन होते हैं वो रैशनल नेचर के होते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं वो इमोशनल नेचर की होती हैं। तो जब हम फीमेल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो हम कलर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जब हम मेल के पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो उस केस में क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो आप ये देखिए कि जो कस्टमर है वो मेल है और फीमेल है, या फिर वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लाइक अगर किड्स है, तो किड्स के लिए जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो ज़्यादा कलरफुल होती है, और सिंपल, इतनी सिंपल होती है कि किड्स को एक बार एडवर्टीजमेंट देखने पर ही वो इन्फ्लुएंस हो जाता है कि हमने इस चीज़ को बाय करना है, हमें ये चीज़ चाहिए। तो यानी कि आपके लिए जो आपके पास आपको ये देखना पड़ेगा कि जो एडवर्टीजमेंट देनी है वो आपने किस एज ग्रुप के लिए देनी है, जिसमें आपको एग्जांपल बताया गया है, इफ़ अ प्रोडक्ट इज फॉर किड्स, प्रिंटेड एडवर्टीजमेंट टेंड्स टू बी यूजलेस। इट मीन्स जो अगर आपने किड्स के लिए एडवर्टीजमेंट देनी है, तो उस केस में आपके लिए प्रिंटेड एडवर्टीजमेंट आपके लिए वेस्टफुल होती है। उसके लिए बेटर क्या रहता है कि आप एडवर्टीजमेंट दीजिए जो अट्रैक्टिव हो, कलरफुल हो, सिंपल हो, देन आप उसके हिसाब से एडवर्टीजमेंट दीजिए। इसी तरह अगर टारगेट कस्टमर आपकी अनएजुकेटेड है, तो मैंने भी आपको बताया कि उनके लिए न्यूज़पेपर में ऐड देना आपके लिए इफेक्टिव नहीं रहता। उसके लिए बेटर रहता है कि आप ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ कीजिए, ताकि उन्हें आपका मैसेज ईजिली समझ में आ सके। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ मार्केट कवरेज। इंटेंसिटी ऑफ मार्केट कवरेज का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो उस केस में आप ये देखिए कि जो आप प्रोडक्ट जो आप डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं, वो आप किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं। यानी कि अगर तो इफ प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिलेक्टिवली, देन इट मस्ट बी प्रमोटेड थ्रू द पर्सनल सेलिंग मेथड। इसका मतलब क्या होता है, जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मार्केट कवरेज की बात की जाती है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट एरिया, यानी कि मार्केट में जो इंटेंसिटी है वो कितनी है। यानी कि यानी कि जो आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट आपने जो सेल करना है वो प्रोडक्ट आपका किस तरह का है। अगर तो मान लीजिए इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि आप कई तरह के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, लाइक सॉप्स हो गए, सॉल्ट हो गया, डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में आपको कई तरह के डिस्ट्रीब्यूटर से पॉइंट करने पड़ सकते हैं, क्योंकि जो आपके प्रोडक्ट को सेल करने में आगे हेल्प करते हैं, जिसके लिए आप एडवर्टीजमेंट देते हैं, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो लार्ज स्केल पर गुड्स एंड सर्विसेज को इंटेंसिव लेवल पर आप गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उस टाइम पर कई तरह के डिस्ट्रीब्यूटर से पॉइंट किए जाते हैं जो आपके गुड्स एंड सर्विस को सेल करने में हेल्प करते हैं, और उस टाइम पर बेटर रहता है कि एडवर्टीजमेंट दी जाए। लेकिन अगर मान लीजिए जो गुड्स एंड सर्विसेज आप सेल कर रहे हैं वो बहुत लिमिटेड सी है, बहुत सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, तो बहुत लिमिटेड गुड्स आप सेल कर रहे हैं, तो उस केस में आप पर्सनल सेलिंग मेथड को प्रेफर देते हैं, प्रेफरेंस दी जाती है कि डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है प्रोडक्ट के बारे में, देन उन्हें मोटिवेट किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेजेस इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल।
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जब हम प्रोड्यूस करते हैं, हमारा एक प्रोडक्ट प्रोडक्शन के टाइम पर, यानी कि जब फर्स्ट टाइम उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेजेस से होकर के जाता है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिसमें आपके पास इंट्रोडक्टरी स्टेज आती है, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन एंड ऑब्सोल्यूट। ये स्टेजेस आपके पास होती हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट जब इंट्रोडक्शन टू द मार्केट की बात की जाती है, तो इंट्रोडक्शन टू द मार्केट का मतलब जब प्रोडक्ट आपका फर्स्ट टाइम मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है, बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है, कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो उस केस में आपको कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो उस केस में एडवर्टीजमेंट प्रमोशनल टूल को यूज़ किया जाता है। लेकिन सिर्फ एडवर्टीजमेंट करने से कस्टमर आपके मोटिवेट नहीं हो जाते, आपको एडवर्टीजमेंट के साथ कई बार पर्सनल सेलिंग भी करनी पड़ती है। वो पर्सनल सेलिंग किस लिए यूज़ की जाती है, ताकि हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर मिल सके, जो कि आगे कस्टमर्स को मोटिवेट करे, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो यानी कि जो इंट्रोडक्टरी स्टेज है, उसके अंदर बेसिकली जो सेलर है उसका पर्पस होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो ये जो इंट्रोडक्टरी स्टेज है, उसके अंदर बेसिकली जो आपके पास ऐड दी जाती है, वो इंफॉर्मेटिव ऐड दी जाती है, और साथ के साथ मिडल मैन्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप पर्सनल सेलिंग को भी यूज़ करते हैं। सेकेंड स्टेज है आपके पास ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज का मतलब होता है कि अब हमारा टारगेट ये है कि हमने कस्टमर को इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर दी, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उन तक हमने इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर दी, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि कस्टमर अट्रैक्ट हो, और कस्टमर को हमने इस ढंग से कम्युनिकेट करनी है इन्फॉर्मेशन के ऊपर से इन्फ्लुएंस होकर के हमारे प्रोडक्ट को परचेज भी करें। और अगर हम इसके अंदर एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट किस लिए दी जा रही है, ताकि जो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, जो जब हमने कस्टमर को इन्फॉर्म किया, कस्टमर ने हमारे प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू किया, तो उस सेल को स्टेबलाइज करने के लिए हम एडवर्टीजमेंट को यूज़ करते हैं, ताकि वो जो सेल है वो आपकी मेंटेन रहे। नेक्स्ट है आपके पास मेच्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मेच्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अब आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका था, यानी कि ग्रोथ स्टेज तक आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा था, और मार्केट में एक रेप्यूटेड उसकी एक वैल्यू थी, उसकी गुडविल थी। लेकिन आपको पता है, जैसे जैसे मार्केट में किसी प्रोडक्ट की सेल बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे उसकी सेल इंक्रीज होगी, कॉम्पिटिशन का लेवल भी इंक्रीज होता चला जाता है। तो ये जो मेच्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट की स्टेज है, इसका मतलब होता है इस स्टेज के अंदर लेवल ऑफ कंपटीशन इंक्रीज होता चला जाता है, यानी कि हमारे प्रोडक्ट से सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होने शुरू हो जाते हैं। तो उस केस में कंपटीशन को फेस करने के लिए हमें एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है, इवन कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हमें कई तरह के सेल प्रमोशनल एफर्ट्स करने पड़ते हैं, यानी कि फ्री गिफ्ट्स या ऑफर्स देने पड़ते हैं, ताकि कस्टमर मोटिवेट होकर के हमारी कंपनी के साथ ही जुड़े रहें और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को ही परचेज करते रहें। बेसिकली इसमें लेवल ऑफ कंपटीशन जो है वो काफ़ी हाई होता है, और कंपटीशन को फेस करने के लिए एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन टूल्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज है आपके पास डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज का मतलब होता है जिसमें आपका जो प्रोडक्ट है उसकी सेल डिक्लाइन पर जा रही है, यानी कि सेल जो है वो कम होती चली जा रही है। तो इस स्टेज के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदना पसंद नहीं कर रहे, यानी कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे। तो उस केस में कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हमें उनके साथ पर्सनल कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, और कई तरह से उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है, जिसके लिए आप कौन से मेथड को यूज़ करते हैं, पर्सनल सेलिंग को। एंड लास्ट स्टेज है आपके पास ऑब्सोल्यूट स्टेज। ऑब्सोल्यूट स्टेज का मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाना जिस टाइम पर हमें सारे के सारे प्रमोशन एफर्ट्स को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये वो सिचुएशन आ चुकी है जब हमारे प्रोडक्ट की जो सेल है वो बिल्कुल डिक्लाइन हो चुकी है, हमारी कॉस्ट भी नहीं रिकवर हो रही। तो इस टाइम पर बेटर रहता है कि आप प्रोडक्ट को मार्केट से विड्रॉल कर लीजिए, यानी कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की सेल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो मार्केट से जब हम प्रोडक्ट को विड्रॉल कर लेंगे, तो यानी कि प्रमोशन एफर्ट्स को भी स्टॉप कर दिया जाता है। यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसे लॉन्च करने से लेकर के मार्केट में सेल करने तक बहुत सी उसकी स्टेजेस होती हैं, उसका एक लाइफ साइकिल होता है, और वो प्रोडक्ट हमारा लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज पर है उसके हिसाब से हम प्रमोशन टूल की सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स का मतलब होता है कि हमारा बजट कितने का है।
हम खर्चा कितना करना चाहते हैं, हम कितने एक्सपेंसेस करना चाहते हैं। अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि आपका जो बजट है वो काफ़ी हाई है, यानी कि आपके पास इतने फंड्स अवेलेबल हैं कि आप मार्केट में ईजिली किसी भी तरह से किसी प्रमोशन टूल को आप यूज़ कर सकते हैं, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्सपेंसेस कर सकते हैं। तो बेटर रहता है कि एडवर्टीजमेंट को यूज़ किया जाए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं तो आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर को कम्युनिकेट कर सकते हैं। चाहे वो एडवर्टीजमेंट आपके पास टीवी पर दी जाए, चाहे न्यूज़पेपर पर दी जाए। टीवी पर अगर आप न्यूज़ देते हैं तो उससे जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो या रिप्यूटेड मैगजीन्स के अंदर या जर्नल्स के अंदर अगर एडवर्टीजमेंट दी जाती है तो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। तो ये तब पॉसिबल है आपके पास जब आपका जो बजट का साइज़ है वो काफ़ी हाई है। लेकिन अगर आपका बजट का जो साइज़ है वो कम है, यानी कि आपका जो बजट है वो कम है, तो उस केस में आपके लिए बेटर रहता है कि आप शॉर्ट रन के लिए पर्सनल सेलिंग कीजिए। पर्सनल सेलिंग यानी कि डायरेक्ट कम्युनिकेट कीजिए कस्टमर के साथ, वो आपके लिए ज़्यादा चीपर पड़ता है। तो यानी कि जब आपने प्रमोशन टूल की सिलेक्शन करनी है तो आपको ये भी देखना है कि आपका एडवर्टाइजिंग बजट कितने का है, यानी कि आप कितने एक्सपेंसेस करना चाहते हैं किसी भी प्रमोशन टूल को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी का मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या है। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ इस पॉइंट पर कि अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो बेटर रहता है कि आप प्रोडक्ट में की एडवर्टीजमेंट देते हुए आप प्राइस के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा है तो उस केस में आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब बात ये आती है कि जो हम प्राइसिंग पॉलिसी हम किस टाइप की लेकर चले, यानी कि अगर तो हमारे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है तो उस केस में कस्टमर जल्दी से अट्रैक्ट नहीं होते। उस केस में हमें मोर देन वन प्रमोशनल टूल को भी यूज़ करना पड़ सकता है, यानी कि हम प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट भी देते हैं, साथ के साथ पर्सनल सेलिंग भी की जाती है ताकि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके हम उन्हें इन्फ्लुएंस करके मोटिवेट कर सकें। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम है तो आपको पता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो ईजिली आपका मार्केट में सेल हो जाएगा, हमें कोई पर्सनली उनके साथ कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में सिर्फ एडवर्टीजमेंट भी अगर दे दी जाए, मास लेवल पर एक बार एडवर्टीजमेंट दे दी जाए, तब भी वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को ईजिली परचेज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने कोई एलईडी परचेज करनी है, कंप्यूटर परचेज करना है, तो वो आपके पास हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट होते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट के अंदर एडवर्टीजमेंट तो दी जाती है टीवी पर, लेकिन साथ के साथ उसे पर्सनली भी कस्टमर को मोटिवेट करना पड़ता है, यानी कि पर्सनल सेलिंग को भी यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर आप डेली रूटीन के प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, लाइक जो आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो बहुत कम है, लाइक आप टूथपेस्ट सेल कर रहे हैं या सोप सेल कर रहे हैं, तो इसके जो कस्टमर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और ये प्रोडक्ट जो है वो आपका रेगुलर बेसिस पे इजीली सेल होता रहता है। तो इन प्रोडक्ट के लिए आपको पर्सनल सेलिंग करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट एक एडवर्टीजमेंट देने से ही कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाती है, देन वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास पुशिंग एंड पुलिंग मेथड। पुशिंग एंड पुलिंग मेथड या स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि जो पुश स्ट्रेटजी होती है, पुश स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि इसमें जो मैन्युफैक्चरर है वो इंटरमीडियरीज की हेल्प से प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन किसके भी पर करता है, इंटरमीडियरीज के लेवल पर, यानी कि जो आपके मिडल मैन्स है, चाहे वो होलसेलर है, रिटेलर है, कस्टमर तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए मिडल मैन्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। यानी कि प्रोड्यूसर किसको पुश करता है, जो आपका होलसेलर है, और होलसेलर आगे किसको पुश करता है, रिटेलर को, रिटेलर आगे कस्टमर को मोटिवेट करता है। यानी कि आपके पास पुश स्ट्रेटजी आ जाती है जो आपकी प्रोड्यूसर से लेकर के कस्टमर तक फॉलोअप की जाती है। और इनपुल स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर प्रोड्यूसर खुद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है मास लेवल पर कम्युनिकेशन करने की। यानी कि आपके यहाँ पुल स्ट्रेटजी के अंदर जो प्रोड्यूसर है वो लार्ज स्केल पर कम्युनिकेशन करता है, यानी कि एडवर्टीजमेंट देता है, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और मार्केट में इस ढंग से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि कस्टमर अट्रैक्ट होकर के उस प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। और फिर कस्टमर डिमांड किससे करेंगे, रिटेलर से। रिटेलर के पास जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड आएगी तो वो किसके पास डिमांड करेंगे, होलसेलर के पास, और होलसेलर प्रोडक्ट की डिमांड किससे करेंगे, प्रोड्यूसर से। इट मीन्स जो पुश स्ट्रेटजी होती है, पुश स्ट्रेटजी प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पर चलती है, और जो पुल स्ट्रेटजी होती है, पुल स्ट्रेटजी कस्टमर से लेकर के प्रोड्यूसर तक की जाती है। यानी कि इसमें जो पुश स्ट्रेटजी है उसके अंदर मिडल मैन की हेल्प से हम प्रोडक्ट की सेल करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, और पुल स्ट्रेटजी के अंदर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले लेता है, सेल्स प्रमोशन की, जो आपका प्रोड्यूसर है, यानी कि जो आपका मैन्युफैक्चरर है।
नेक्स्ट है लेवल ऑफ कंपटीशन। लेवल ऑफ कंपटीशन का मतलब अगर मैं आपको ये कहती हूँ मार्केट में आपके प्रोडक्ट का कंपटीशन बहुत हाई है, तो उस केस में आपका सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट की सिर्फ एडवर्टीजमेंट करके प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, यानी कि आपको कई तरह के प्रमोशन टूल्स को साथ में यूज़ करना पड़ता है। लाइक आप एडवर्टीजमेंट भी दे रहे हैं, उसके अलावा सेल्स प्रमोशन यानी कि फ्री गिफ्ट्स भी दिए जा रहे हैं या कई तरह के ऑफर्स भी दिए जाते हैं, यानी कि आपको कई तरह के प्रमोशनल टूल्स को यूज़ करना पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर कंपटीशन आपका बहुत कम है या है ही नहीं, मोनोपोली है, या फिर मैं आपको ये कहती हूँ कि कंपटीशन बहुत कम है, तो आपको जस्ट एक मास कम्युनिकेशन करके भी आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली आपको जस्ट एक लोगों को मैसेज कन्वे करना है, मैसेज कन्वे यानी कि आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू मास लेवल पर कम्युनिकेट करके भी आप इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइड कर देते हैं तो वो आपके लिए वो सफिशियंट होती है। नेक्स्ट है सीजनल प्रोडक्ट। सीजनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे जो प्रोडक्ट आपके सीजन के हिसाब से बिकते हैं, तो आपको आपको पता है कि मार्केट में डिमांड होगी होगी, सारे कस्टमर डिमांड करेंगे, तो उस केस में जस्ट एक एडवर्टीजमेंट भी दे दी जाए तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। लेकिन अगर ऑफ सीजन चल रहा है, यानी कि सीजन नहीं है, जैसे विंटर के प्रोडक्ट्स की डिमांड विंटर सीजन में होती है, तो आप एडवर्टीजमेंट देंगे तो आपका प्रोडक्ट वुलन क्लोथ्स की अगर आप जस्ट एडवर्टीजमेंट भी दे देंगे तो आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। लेकिन अगर हम समर सीजन की बात करते हैं, तो ऑफ सीजन की बात करते हैं, देन वुलन क्लोथ्स की डिमांड खत्म हो चुकी है, तो उस केस में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें उन्हें बेस्ट टू बेस्ट ऑफर्स देने पड़ते हैं, कई तरह के प्रमोशन टूल्स को यूज़ करना पड़ता है, सेल्स प्रमोशन टूल्स को यूज़ करना पड़ता है, लाइक फ्री यानी कि फ्री गिफ्ट्स देने पड़ते हैं, आपको डिस्काउंट देना पड़ता है, या या हम ये कह सकते हैं कई तरह की गारंटी वारंटी आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होकर के उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। यानी कि ऑन सीजन में जस्ट एडवर्टीजमेंट, बट ऑफ सीजन में आपको एडवर्टीजमेंट के साथ आपको कई तरह के सेल्स प्रमोशन टूल्स को भी यूज़ करना पड़ता है, फ्री गिफ्ट्स भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू का मतलब कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है, अनब्रांडेड आपके पास प्रोडक्ट है। देखिए जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है, एडवर्टीजमेंट बेसिकली हम किसकी किसकी देते हैं, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि जो बिना ब्रांड के प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए तो एडवर्टीजमेंट दे पाना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं होता। तो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं जिनकी मार्केट में ऑलरेडी एक गुडविल है, जिसका एक अपना ब्रांड नेम है, उसकी अगर आप मार्केट में एडवर्टीजमेंट दे देते हैं तो उससे कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है और वो प्रोडक्ट मार्केट में ईजिली बिक जाता है, ईजिली आपका सेल हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे एप्पल फ़ोन है, एप्पल के आईफोन की अगर हम बात करें तो मार्केट में उसका एक अपना ब्रांड नेम है, उसकी अपनी एक गुडविल है। तो अगर आईफोन की सीरीज़ के अंदर कोई नया फ़ोन भी लॉन्च कर दिया जाता है तो उसकी ब्रांड नेम के बेसिस पर वो प्रोडक्ट आपका जस्ट एक एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर भी बहुत ईजिली मार्केट में सेल हो जाता है। लेकिन अगर आपका ब्रांड पॉपुलर नहीं है, तो हमें ब्रांड नेम तो कोई है नहीं, तो कोई पॉपुलर भी नहीं है, तो उस केस में जो सेलर है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए पर्सनल सेलिंग के थ्रू कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, यानी कि कस्टमर के साथ कांटेक्ट करता है, कस्टमर को सारी की सारी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, साथ के साथ उसे कई तरह के सेल प्रमोशनल एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं, यानी कि कई तरह के फ्री गिफ्ट्स भी देने पड़ते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड है, उसकी ऑलरेडी एक ब्रांड पॉपुलैरिटी है, वो प्रोडक्ट आपका मार्केट में ईजिली सेल हो जाएगा, तो जस्ट आप एडवर्टीजमेंट दे दीजिए तब भी आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो जाता है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट नॉन ब्रांडेड है, मार्केट में पॉपुलर नहीं है, तो आपको एडवर्टीजमेंट की बजाय पर्सनल सेलिंग के ऊपर फोकस करना पड़ता है, इवन कि कई तरह के सेल प्रमोशन, यानी कि आपको कई तरह के बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, कमीशन देनी पड़ती है, फ्री गिफ्ट्स देने पड़ते हैं कस्टमर को, देन वो कस्टमर आपके अट्रैक्ट होते हैं। तो यानी कि ये जो आपके पास सारे के सारे फैक्टर्स थे, इन सारे फैक्टर्स को अगर आप स्टडी करते हैं, देन आप एक बेटर ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक बेटर आपका जो प्रमोशन टूल है उसकी सिलेक्शन की जा सकती है, एक अप्रोप्रिएट आपके पास जो प्रमोशन टूल है उसकी सिलेक्शन की जा सकती है। और ये जो टॉपिक है आपका, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर आ जाता है। थैंक यू।